हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस शानदार सेशन में, जहां पर हम लोग मैप्स को बड़े बारीकियों से अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। यूं तो हमने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कई बार मैप्स को डिस्कस किया है, बट स्टिल मैप्स का एक अलग अंदाज है, इसको पढ़ने का एक अलग तरीका है। और उसी तरीके से हम लोग पिछले लेक्चर में, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से वाइंड अप किया। एंड थैंक यू ऑल जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया उस सेशन में। आप लोगों से पता चला मुझे कि आपको बड़ा ही मजा आ रहा है, और जिस धुरंधर की बात मैं लास्ट लेक्चर में कर रहा था, आप लोग वही धुरंधर हो कि आपने उसी दिन उस लेक्चर को पढ़ के, उसको याद करके, पाड़ के फेंक दिया, जला दिया उसको। अब एटलस की जरूरत नहीं है, अब यहां है नॉर्थ अमेरिका। ऐसे ही आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ मजेदार इंफॉर्मेशंस के साथ साउथ अमेरिका को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बड़े सारे इंफॉर्मेशन इसमें हैं, बस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको दे देना चाहता हूं। जैसे कि आपको इसकी पूरी क्लास की पीपीटीज जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आपको जिनको भी रिवाइज करने के लिए परफेक्ट मटेरियल चाहिए वो यहां पर आ जाओ। भाई साहब, आपके लिए ये पूरी पीपीटी बनाने में मेरे को कम से कम 6 से 7 घंटे का मेहनत लगता है। 6 से 7 घंटे में प्रॉपर बड़े अच्छे तरीके से पूरा ड्रॉ करके, कलर वलर करके मैं लेके आता हूँ। तो कोशिश करो, थोड़ा स्प्रेड करो इसको, और बाकी लोगों को भी बताओ। ये नहीं कि आपस में सर अब तो बढ़िया मटेरियल मिला है, अब दोस्तों को ये शेयर नहीं करूंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बस मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप में से जैसे जितने भी लोग छोटे छोटे 11th-12th में वो यूपीएससी के लिए क्यूरियोसिटी रखते हैं ना, उसको किल करने के लिए बस हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जितने भी हमारे कॉलेज के प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारा प्यारा प्रारंभ बैच है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस साउथ अमेरिका के इस पूरे कॉन्टिनेंट को पढ़ने के लिए हम लोग कैसे और क्या क्या चीज़ों की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर कुछ चीज़ों की मैं बात कर लेता हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लास्ट बाइट में पढ़ा था, मेजर कंट्रीज। इससे एक्चुअल में पता चलता है कि हम किन जगहों की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे लिए, वो होता है हमारा मेजर फिजिकल डिवीजन। ये जो फिजिकल डिवीजन है ना, इससे हम लोग को काफी हद तक इसके पूरे ज्योग्राफिकल फीचर्स की नॉलेज हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तीसरे नंबर पर हम लोग ड्रेनेज पैटर्न की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहां जब हम लोग मेजर फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे होंगे, तो इसी में कई सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स हमारा प्लेट्यू का भी होगा। ये मेजर प्लेट्यूज को हम लोग पढ़ रहे होंगे। ड्रेनेज पैटर्न जब हम लोगों ने कर लिया, तो हमारे लिए मेजर गल्फ्स, सीज, या फिर जो मेजर बेज हैं, ज्यादा बे है नहीं यहां पर, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, वो है इंपॉर्टेंट लेक्स के बाद हम लोग इसी में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेंगे स्ट्रेट्स के लिए, जाके हालांकि ज़्यादा स्ट्रेट्स अपने पास है नहीं। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट सिटीज को। तो हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिटीज ऑफ साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से जब हम ये सारी चीजें अपने साउथ अमेरिका के लिए वाइंड अप करते हैं, तब हमारा साउथ अमेरिका का पूरा मैप जो है वो जबरदस्त तरीके से कवर हो जाता है। और इन सभी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मुद्दा जो कि साथ के साथ हम लोग कवर करते चलेंगे, वो आएगा आपका कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमने बात किया था ना, कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स भी सवालों के जवाब हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगी, डू नॉट वरी। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर, जहां पर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कुछ कंट्रीज की, है ना। साउथ अमेरिका का मैप जो है बड़ा इजी सा है यार, है ना। आपको हम बोलते हैं कि यार आप इतने तक बनाने के लिए तो भाई साहब एक आइसक्रीम का कोन जैसा आता है, वो कोन बना दो, बस नीचे से कोन की पुच्छियां टेढ़ी कर देना, और ऊपर जो है आपको क्रीम ज्यादा भर देना, ऐसा भरना है कि एक तरफ से बहने लगे। तो जब ये बहने लगेगा तो भाई साहब साउथ अमेरिका बन जाएगा।
ठीक है। तो साउथ अमेरिका में हम लोग टोटल ऐसे 14 कंट्रीज की बात करते हैं। ये 14 कंट्रीज अगर हम लोग को याद हो गया तो भाई साहब हमारे लिए साउथ अमेरिका बड़ा ही आसान सा हो जाता है। कुछ मेजर कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़े कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर आपको इस पूरे मैप में दो बड़ी कंट्रीज दिख रही होंगी। दो बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी हैं भाई? सबसे बड़ा यहां पर आपको ये ब्राजील वाला हिस्सा दिख रहा होगा जो कि इसके नॉर्थ ईस्ट साइड में है, और इसके साउथ ईस्ट साइड में आपको ये अर्जेंटीना दिख रहा होगा। अगर ये दो चीजें आपको याद हो गई तो इसके इर्द गिर्द अब हम लोग को छुटके छुटके वाले सारे देश याद करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग याद करें ये तीन छोटे भाइयों को, ये छुटके छुटके पैदा होते हुए देश है हमारे लिए। और इसमें याद रखना यहां पर हमारा जो एक कंट्री है उसका नाम है गुआना। याद रखना यहां पर जो स्पेलिंग है वो YANA है। और इसी का जुड़वा भाई एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच गुएना। अब याद रखना कि गुआना और ये गुएना दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। यहां पर आई वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यहां पर वाई वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और इसके नाम के आगे फ्रेंच लगा है। इसका मतलब है कि भाई साहब ये जो है ये एक प्रकार से फ्रांस की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। फ्रांस की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। और यहां पर क्यों है इसके लिए भी अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में कि फ्रांस को यहां से मिलता क्या है, आखिरकार यहां पर क्यों इसकी एक्सटेंडेड टेरिटरी है। दूसरे नंबर पर इन दोनों के बीच में एक गुमनामी का जिंदगी, गुमनामी नहीं है भाई, मतलब उसके नाम में नाम है, तो इसीलिए सुरिनेम जो है इन दोनों के बीच में। तो कभी भी यूपीएससी का अगर एक भयानक क्वेश्चन आपके सामने आए कि ये जो दो जुड़वा ये जो कंट्रीज हैं, एक है गुआना और एक है गुएना, इन दोनों ने बॉर्डर शेयर किया हुआ है, तुरंत ही बोल देना कि सर जी ये कतई जहर स्टेटमेंट है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनके बीच में गुमनामी की जिंदगी जीता हुआ देश है जिसका नाम है सुरिनेम। ये तीन कंट्रीज अगर याद हो गए तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, और यहां पर हम लोग को बड़ा ही शानदार सा एक देश मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेनेजुएला। देखो वेनेजुएला की बात अगर जब भी आप लोग करोगे ना तो इसको कोशिश करना कि याद करना, देखो ये वी शेप का वेनेजुएला, क्या है भैया, वी शेप का वेनेजुएला, है ना। तो इसको वेनेजुएला ऐसे याद करना। इसके नीचे जैसे ही आते हो आपको कोलंबो मिलता है, कोलंबो। इसके यहां पर आप आते हो तो आपको इक्वाडोर मिलता है, इक्वाडोर, कोलंबो, वेनेजुएला। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं भाई? हम लोग बोल सकते हैं वीसी, वाइस चांसलर है भाई साहब, वाइस चांसलर। और यहां पर फिर अगर आप अब नीचे की तरफ आते जाते हो तो आपको पता चलेगा कि एक है आपके लिए क्या, एक है आपके लिए यहां पर इक्वाडोर, एक है आपके लिए पेरू, और फिर पेरू के नीचे जब आप आते हो तो यहां पर आपको ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो मिल रहा है चिली। ठीक है। तो हम लोग एक बात हमेशा याद करते हैं कि वाइस चांसलर को अगर हम लोग ऐसे ही कुछ बातें करने लगे, है ना, उसको बताएं कि सर हमारे पास एक पीसी है, कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास जबरदस्त, जैसे ई गवर्नेंस होता है वैसे मैंने ई पीसी बनाया है ना। तो आप अगर वाइस चांसलर साहब को ऐसी फालतू की बातें बताओगे तो आपको क्या करेगा, बल भर धोएगा पहले तो, है ना। जब ये बल भर धोता है तो याद रख लेना कि इसी के बीच में आपका बोलीविया भी आता है ना। तो वीसी, ईपीसी और बोलीविया, ये सारी कंट्रीज अब आपको एक लाइन से याद हो जाएगी, है ना। अब मत भूलना कभी भी इस चीज को, 2-3 बार दोस्तों को बता देना कि मैंने बड़े ही फालतू ट्रिक्स याद करे हैं, लेकिन यही फालतू ट्रिक्स है जो कि मुझे हमेशा एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब इन कंट्रीज में अगर हम ध्यान देना तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि अगर अब मैं आपसे एक बात को पूछूं बड़े ही शानदार तरीके से आप इसको बता सकते हो कि सर हमारे पास ना एक बड़ी कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील के बाद अगर हम लोग यहां पर दो कंट्रीज को निकाल देंगे, यहां पर ना भाई साहब बड़े जुड़वा चीज चलेंगे। हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग इस पूरे लेक्चर में कई बार जुड़वा शब्द का प्रयोग करेंगे अलग अलग चीजों के लिए। पहला हमने देखा दो जुड़वा छोटे भाई, कौन कौन से भाई, गुएना और फ्रेंच गुएना और गुआना। तो यहां पर इन दो जुड़वा भाई के अलावा एक और दो जुड़वा इंसान नहीं, मतलब दो जुड़वा कंट्रीज ऐसी हैं, ऐसी कंट्रीज जिनका बॉर्डर जो है वो ब्राजील से नहीं लगता है। इन 14 के 14 देशों में ऐसे दो हैं, मतलब एक तो देखो अब नीचे बिल्कुल अलग ही है भाई साहब, ये जो है आपका फाकलैंड आइलैंड यूके की एक्सटेंडेड टेरिटरी है, इसको छोड़ देते हैं। तो 13 जो कंट्रीज यहां पर हैं इनको मानते हैं कि इन 13 कंट्रीज में सिर्फ ऐसे दो ही कंट्रीज हैं जो कि ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती। और कौन कौन सी अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कौन कौन सी, चिली और अर्जेंटीना। ये दो ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो ये हमारे लिए क्या बन गए भाई, दूसरे जुड़वा कंट्रीज बन गए, है ना।
ये हमारे लिए सीए, सीए जो है, सीए कंट्रीज ऐसी हैं, आप बोल सकते हो सीए कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ब्राजील में नहीं जाना चाहती। मतलब आप ऐसा कुछ सोच सकते हो कि ब्राजील जो होगा, ब्राजील में यार आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे यार, सीए इंसान नहीं मिलेगा, सीए उसको छुएगा भी नहीं, सीए कभी ब्राजील में जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए दो दो कंट्रीज हैं, चिली और अर्जेंटीना, ये कभी भी ब्राजील में आपको छूते हुए नहीं दिखेंगी। ये आपका दूसरा फैक्ट। अब जरा एक और चीज मैं आपको एक और जुड़वा की बात बताता हूं। एक और जुड़वा में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी कंट्रीज में से आपको ज्यादातर कंट्रीज ऐसे दिख रहे होंगे जो कि अपना कोस्टल रीजन डिफाइन कर रहे हैं। भाई साहब सबका है ना, ब्राजील का है, इधर भी देखोगे आप तो आपके फ्रेंच गुयाना, सरीनेम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबो, इक्वाडोर, पेरू। अब देखो भैया ये रहा बोलीविया, बोलीविया और इसके जस्ट अंदर अगर आप आओगे आपको दिखेगा कौन सा, ये है परागुए, परागुए। ये कौन सी है, बोलीविया, और ये कौन सी है, परागुए। अब ये जो बीपी है ना, बीपी से कई सारे लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन वो वाली बीपी नहीं, हम लोग ब्लड प्रेशर वाला बीपी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो बीपी है, अब जिसको समझना था वो समझ गया होगा, जिसको नहीं समझना था वो आगे भी नहीं समझेगा। तो ये जो बोलीविया और परागुए है, ये बोलीविया और परागुए ऐसा कर सकते हो कि भाई साहब इन लोग की बीपी हाई हो गई है। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल रीजन पे जा ही नहीं पा रहे। कोस्टल रीजन में जाएंगे, बढ़िया बीच बीच घूमेंगे, चिल रहेंगे, बीपी इनका लो रहेगा, लेकिन भाई साहब ये घिर गए हैं। ये हमारे लिए क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। क्या लिख सकते हैं हम इनको, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। और ये लैंड लॉक कंट्रीज कौन से हैं भाई, ये हैं हमारे लिए बीपी, याद रहेगा क्या, बीपी 2। ये तीसरे जुड़वा हो गए। अब बात करते हैं चौथे जुड़वा की। चौथे जुड़वा जो है यहां पर देखो, ये परागुए और यूरुग्वे, ये दो बड़े जुड़वा भाई हैं। जैसे ये दो छोटे जुड़वा भाई थे, गुआना और फ्रेंच गुएना, वैसे ही परागुए और यूरुग्वे ये दो बड़े जुड़वा भाई हैं। लेकिन ध्यान रखना कि भाई साहब इनके बीच में भी कुछ ना कुछ चीजें दिख रही हैं, ये भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ना ऊपर के छुटके जुड़वा बॉर्डर शेयर करते हैं, ना यहाँ के बड़के जुड़वा बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बात क्लियर रहेगी क्या दिमाग में? तो परागुए और यूरुग्वे दोनों ही बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे। अब यहां पर अब कुछ कंट्रीज को अब आप देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। भाई ब्राजील और अर्जेंटीना तो हमने सबसे बड़ा पढ़ा ही। ये जो मिर्ची के आकार का आपको नीले नीले दिख रहा है, इसी को चिली बोलते हैं, है ना, चिली बोलते हैं। चिली शेप का भी है। स्पेलिंग बस याद रख लेना भाई, स्पेलिंग अगर आप ऐसे पढ़ना चाहोगे तो शायद आपको चाइल पढ़ने में आए, लेकिन इसको चिली पढ़ते हैं, चिली। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो कंट्रीज है वो है ब्राजील। कौन कौन सी है, ब्राजील, ब्राजील के बाद हमने देखा फ्रेंच गुयाना। आंख बंद करके याद करो भाई, आंख बंद कर लो भाई, आंख बंद कर लो, देखना नहीं है। हमने सबसे पहले पढ़ा ब्राजील, उसके बाद पढ़ा हमने फ्रेंच गुयाना, उसके बाद पढ़ा हमने सूरिनाम, उसके बाद हमने पढ़ा गुआना, और उसके बाद वी शेप का क्या था भाई, वेनेजुएला। और वेनेजुएला के बाद हमने पढ़ा कोलंबो, कोलंबो के बाद हमने पढ़ा इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद हमने पढ़ा भाई साहब पेरू, और पेरू के नीचे ही आता है चिली। लेकिन पेरू और चिली के जस्ट बाजू में अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको एक कंट्री लैंड लॉक्ड मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं बोलीविया। और बोलीविया के आसपास उसके थोड़ा नीचे आओगे तो एक और लैंड लॉक्ड कंट्री बीपी के नाम से हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं परागुए। और फिर राउंड अबाउट अगर आप आते जाओगे चिली के बाजू में आपको मिलेगा ईस्टर्न साइड में अर्जेंटीना, और थोड़ा सा ऊपर आओगे अर्जेंटीना के ऊपर तो आपको दिखेगा यूरुग्वे। ये सारे के सारे कंट्रीज भाई साहब हम लोगों ने रट डाले, सारे कंट्रीज रट डाले भाई साहब, इसके आज के आज, अभी के अभी। अब यहां पर बस एक याद रखना कि ये जो फाकलैंड आइलैंड है, इसका छोटकू सा आइलैंड यहां पर आपको दिख रहा होगा, फाकलैंड आइलैंड है यहां पर। अच्छा, दो चीजें आप और याद रखना इसमें, बस अभी के लिए आपको यही बता देता हूं तुरंत के तुरंत। एक हमारे लिए है गैलापागोस आइलैंड। देखो भाई, इक्वाडोर के जब इधर साइड में आप आओगे, इक्वाडोर से इधर साइड में जब आप आओगे तो आपको यहीं पर मिलेगा आपका कुछ आइलैंड ग्रुप्स जिसको हम लोग बोलते हैं गैलापागोस, गैलापागोस। ये गैलापागोस आइलैंड जो है ये बेसिकली इक्वाडोर का ही एक्सटेंडेड टेरिटरी माना जाता है, इक्वाडोर का ही एक्सटेंडेड टेरिटरी है। एट द सेम टाइम गैलापागोस आइलैंड जो है वहां पर 90% से ज्यादा हिस्सा जो है वो आप बोल सकते हो कि नेशनल पार्क टाइप का है। मतलब कि बढ़िया इको बायोडाइवर्स रीजन है और बढ़िया खेती खेत है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, जंगल ही जंगल है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरियाज में यही सब दिखेंगे। हैबिटेट्स यहाँ पर आपको रहने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैबिटेशन नहीं है ज़्यादा लोगों की, लेकिन जंगल ही जंगल आपको गैलापागोस में मिल जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है
सिमिलरली ना आपको चलो कमेंट करके एक और चीज बतानी है जरा। आप अपने जब आप एटलस तो खोल ही चुके होगे, एटलस में खुलते हुए ना जरा आप लोग यहां पर देखना, चिली के थोड़ा सा बाजू में आप आओगे, चिली के थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में आओगे तो वेस्टर्न साइड में अगेन आपको एक छोटकू सा आइलैंड दिखेगा। उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरा फटाफट से देख के बाकी दोस्तों को भी बता दो, जिससे कि उनको भी मिल जाइए। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना है आपको, एक चीज का ध्यान ये देना है कि सर अब जरा मुझे ना बाउंड्रीज एक बार डिफाइन करने का थोड़ा सा मौका दीजिए। बाउंड्रीज डिफाइन करने का मौका अगर हमें मिले तो हम लोग सबसे पहले ऊपर बोलेंगे। इसके ऊपर भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में हमने कैरिबियन आइलैंड्स पढ़े थे, तो कौन सी सी होनी चाहिए यहां पर? हम बोलेंगे सर बेझिझक होके क्या होगी भाई? कैरेबियन सी मिलेगी सर हमें, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कैरिबियन सी ऊपर के हिस्से में मिलेगी। तो इधर ईस्टर्न साइड में क्या मिलेगा? हम बोलेंगे सर डाउट ही नहीं है, अटलांटिक ओशन मिलेगा हमें, कोई डाउट की बात ही नहीं है, अटलांटिक ओशन मिलेगा हमें। जब इधर साइड में आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? इधर साइड में जब हम आएंगे तो हमें मिलेगा पैसिफिक ओशन। क्या मिलेगा भाई? पैसिफिक ओशन। डाउट की बात है क्या? डाउट की बात है ही नहीं, पैसिफिक ओशन। और नीचे आएंगे तो नीचे क्या मिलेगा भाई? नीचे साउथ में आएंगे तो अरे जायज सी बात है, साउथ में कौन सी सी है भाई? सदर्न ओशियन। यहां पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पर हमें मिल रहा है सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन। कॉमन सी बात है। अब जरा एक बात और याद कर लो यार, इसी तरीके से अगर हम लोगों को, अब जैसे पिछला लेक्चर अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि यहां पर से ये जो है, यहां पर से हमारा सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा जुड़ता है। यहीं पर हम लोगों ने वो जो पनामा देखा था, पनामा हमने देखा था ना कि भाई ऊपर डेविस पैसेज है और नीचे कौन सी है? गल्फ ऑफ पनामा है। तो इन दोनों के बीच में हमारा पनामा जुड़ा हुआ था और यहीं से ये हमारा साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जा रहा था। पनामा हमने देखा था कि हमारे नॉर्थ अमेरिका की सबसे आखिरी कंट्री है। तो पनामा के बाद यहां पर आपको दिख रहा है क्या? कोलंबिया। कोलंबिया में आके ये लोग जुड़ते हैं। अब यहां पर एक बात को ध्यान देना कि अगर मैं आपसे इस पूरे देश में ऐसी बात पूछूं कि बेटा ऐसा इनमें से कोई देश बताओ जो कि 2 ओशियन को टच कर रहा है, क्या भाई 2 ओशियन को टच कर रहा है? बड़ी विचित्र बात है। आप बोलोगे सर ये तो याद ही नहीं आ रहा, 2 ओशियन को कैसे कोई टच कर सकता है? अरे भैया कोलंबो देखो, कोलंबो को जब भी आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा भाई? इधर साइड में क्या है अपना? अटलांटिक ओशन। इधर साइड में क्या है? पैसिफिक ओशन। तो बॉर्डर अगर शेयर करना होगा तो इधर वाला किसका होगा? इधर वाला अटलांटिक, और इधर वाला क्या होगा? इधर वाला पैसिफिक। तो अनोखी बात मिली क्या कोलंबो के लिए? अब देखो दूसरी चीज, देखो जरा दूसरी चीज, हम लोग को एक चीज और जो समझना है यहां पर, वो समझना है हमारे इक्वेटर या फिर इसका लोकेशन को समझते हैं। क्या हम ये बात को बोल सकते हैं भाई साहब, जल्दी बताओ, क्या हम ये बात को बोल सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के जैसा ही साउथ अमेरिका भी हमारा कंप्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है? बताओ भाई, क्या हम इस बात को बोल सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं, धड़ल्ले से बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम यूं बोल सकते हैं क्या कि सर ये आपके पूरे के पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है? आप बोलोगे नहीं जी नहीं सर, बहुत ही झूठ बात बोल रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेटर यहां से पास हो रहा है भाई साहब, ये 0 डिग्री का इक्वेटर, और इसमें 3 कंट्रीज हैं। 3 कंट्रीज कौन कौन सी? BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा। BCE उल्टा चल सकते हो, बस इधर से इधर चलना है। BCE बिफोर क्राइस्ट इरा, तो उल्टा ही जाओगे ना, है ना? एडी में आगे आते हो, बीसी में कैसे आते हो? उल्टा जाते हो ना पूरा। BCE बिफोर क्राइस्ट इरा, तो बिफोर क्राइस्ट इरा में उल्टा जाओगे। उल्टा में क्या है? ब्राजील, कोलंबो और इक्वाडोर। BCE याद रहेगा क्या? बिफोर क्राइस्ट इरा। और जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 4 कंट्रीज में, और 4 कंट्रीज का कोड है कि आपने एक ऐसी टोपी पहनी है भाई साहब, मजेदार टोपी, जिसके ऊपर लिखा है बी। क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा है बी। हमेशा याद रहेगा ना कि हमने एक ऐसी टोपी पहनी है जिसके ऊपर लिखा है बी, तो हम बोलेंगे कैप बी। कैप बी, ये कैप बी क्या है भाई? यहां पर देखो आप जरा, यहां पर मिल रहा है आपको चिली, यहां पर आपको मिल रहा है अर्जेंटीना, यहां पर आपको मिल रहा है पेरागुए। कैप और बी से क्या हो गया? ब्राजील। तो आपका जो ये कैप बी है, ये वो कंट्रीज हैं जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास हो रहे हैं। अब बताओ, क्या इनमें से कोई भी डाउट आपके मन में आएगा? क्या आपने अभी बैठे बैठे इसको रट नहीं लिया? अगर नहीं रटा है भाई साहब तो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और अपने मन में सारे मैप को एक बार फटाफट से दोबारा से रिवाइज कर लो, है ना? अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग को ये समझ में आएगा कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए ये सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स में से चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट है।
नॉर्थ अमेरिका को तीसरा बोला था, हम इसको चौथा बोल रहे हैं। अब तीसरा जब उसको बोला था तो उससे पहले हमने पढ़ा था कि यार देखो सर, एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद जो अफ्रीका है वो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो नॉर्थ अमेरिका है वो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये बात याद रहेगी। चलो एक क्वेश्चन का मुझे जवाब और दे दो आप लोग। इस वाले कंट्रीज में हम लोग कई बार हम लोग बोलते हैं सर हम लोग लैटिन अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं, हम लोग लैटिन अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं। अब ये लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में क्या रिलेशन है? याद रखना कि जैसे हम लोग पिछली बार दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। हम लोगों ने बोला एक तो मिडिल अमेरिका और दूसरा हमने बोला सेंट्रल अमेरिका। तो हमने जो मिडिल अमेरिका पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि सर जी देखो इसमें बहुत सिंपल सा है कि हम अपने नीचे वाले जो 6-7 देश हमने पढ़े थे अलोंग विथ मेक्सिको, अलोंग विथ कैरिबियन आइलैंड, इन सबको मिला के हम मिडिल अमेरिका बोलेंगे। अब उसी मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका के इन 14 देशों को एक साथ जोड़ दोगे तो हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे लैटिन अमेरिका। तो मतलब ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ कौन कौन से हिस्से आ गए? आपके कनाडा और यूएसए, ये आपके नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में अगर काउंट करते हैं, उसके बाद जितना भी बचा है सबका सब किस में आएगा भाई? लैटिन अमेरिका का हिस्सा बनेगा। ये याद रहेगा क्या? लैटिन अमेरिका का हिस्सा बनेगा। अब यहां पर हम लोग बोल रहे थे इसमें से हम लोग अभी देखा कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भाई सब दोनों पास होते हैं। अब इसके साथ यहां पर आपको एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स क्या होते हैं यार? देखो कभी कभी जब नदियां मस्त बिल्कुल ऐसे जगह काट काट के समुद्र से जा मिलती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि समुद्र का पानी अंदर चला आता है उन नदियों के पास में, और इन्हीं नदियां का पानी जहां होना चाहिए वहां पर समुद्र का पानी अंदर घुस गया भाई साहब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्योर्ड्स बोलते हैं। अभी फोटो भी दिखा दूंगा आपको। तो यहां पर आपको साउथ वेस्ट के हिस्सों में, मतलब चिली के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में आपको फ्योर्ड्स देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा। फिर हम लोगों ने देखा कि यहां पर जो एंडीज माउंटेन रेंज है, जैसे हम लोग नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज देख रहे थे, वैसे यहां पर एंडीज का माउंटेन रेंज हमें जो मिल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड का भाई साहब, पूरे वर्ल्ड का क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो मतलब हमारा एक तो हिमालय भी हमारा क्या है भाई साहब? सेकंड लॉन्गेस्ट हम बोल सकते हैं क्या? जरा बताना मुझे चेक करके यार, कि हिमालयास को हम लोग कौन से नंबर का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन बुलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? एंडीज की बात करते हैं। एंडीज जो है, एंडीज का सबसे लेंथी हम बोल सकते हैं, ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा। फिर हम लोग बोलते हैं कि जो इसका सदर्न हिस्सा है, इसका सदर्न हिस्सा बोले तो अर्जेंटीना चिली वाला रीजन जो है, सदर्न हिस्सा जो है वो एक प्रकार से कोन के आकार का है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये जो सदर्न कोन हम लोग आइसक्रीम की कुप्पी बुलाते हैं जिसमें आप लोग आइसक्रीम खाते हो, वैसा कीप जो है इसमें 3 कंट्रीज आपको मिलती है। कौन कौन सी? एसीपी। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब जो ये ऐसे कर रहे हैं, इनके हाथ में आइसक्रीम थमा दो, है ना? कुछ तो गड़बड़ है, फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एसीपी है, यही है हमारे लिए क्या? ये हमारे लिए सदर्न कोन है। तो ये जो सदर्न कोन है एसीपी कौन है? अर्जेंटीना, चिली और पैराग्वे। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? हमारे लिए सदर्न कोन का काम करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये पॉइंटेड नेचर के हैं, आइसक्रीम कोन के लाइक शेप इनका होता है। अब यहां से हम लोग अपने फिजिकल डिवीजन पर आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो हमारे लिए नॉर्थ अमेरिका में ऐसे मोटे मोटे 4 फिजिकल डिवीजन है। ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जैसे हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में देखा था। इनफैक्ट आप 2 कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना? अब यहां पर हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था भाई? कि सर हमें ना वहां पर सर हमने पढ़ा था सर, एक कॉर्डिलेरा पढ़ा था, उसका नाम हमने रखा था रॉकीज। ये ना रॉकीज कॉर्डिलेरा था। अरे उसी का जुड़वा भाई यहां पर भी है। यहां पर आपको एंडीज का कॉर्डिलेरा दिखेगा। वहां पर एक चीज जो हमें नहीं दिखा था वो ये था कि वहां पर ना बहुत ज्यादा हम लोगों ने कोस्टल प्लेन की बात नहीं की थी, और यहां पर हम लोग एक कोस्टल प्लेन की भी बात करते हैं जो इस एंडीज के वेस्टर्न हिस्से में जो मिलेगा, जो पैसिफिक ओशियन से चिपका हुआ कोस्टल रीजन है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप क्या है? ये जो एंडीज माउंटेन आप देख रहे हो, इस एंडीज के वेस्टर्न साइड में जो पतली सी लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हम लोग बोलते हैं पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यहां पर देखना, अब जाहिर सी बात है यार, तो कॉर्डिलेरा की बात होगी, एंडीज कॉर्डिलेरा की बात होगी। तो एंडीज कॉर्डिलेरा हमारा जो माउंटेन पीक्स है सारा का सारा, वो हमारे लिए दूसरा फिजिकल फीचर बनेगा। अब थोड़ा सा और अंदर आओगे तो आपको दिख रहा है कि सर ये देखो सर, ये देख रहे हैं सर प्लेन एरिया सर, बड़ी मस्त जंगल और खेती वेती मिलती होगी इन सब जगहों पर, मजा ही आ जा रहा है इन सबको देख देख के।
तो ये जो हिस्सा है अपना, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड क्यों बोल रहे हैं कि सेम टू सेम जैसे वहां पर हमने देखा था कि एक तरफ रॉकीज और ईस्टर्न साइड में एप्लेशियन माउंटेन्स थे और बीच में पूरा का पूरा क्या था, नदर्न प्लेन था, हमारे लिए नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल प्लेन था। वैसे ही यहां पर भी है, इधर साइड में माउंटेन, इधर साइड में भी हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, है ना। ये रहा आपका ब्राजीलियन शील्ड, जैसे ऊपर ऊपर क्या देखा था, कैनेडियन शील्ड देखा था, वैसे यहां पर क्या है, ब्राजीलियन शील्ड है। और इसी के बेसिस पर ये जो बीच का हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है। और ये प्लेन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड। और चौथे हिस्से पर ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड बोलेंगे। ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है आपको, यहां से ब्राजील हाईलैंड, इधर का आपको गुआना हाईलैंड, यहां पर और नीचे आओगे तो आपको पैटागोनियन हाईलैंड। ये जितने भी ऐसे हाईलैंड ईस्टर्न मार्जिन पर आपको दिख रहे हैं, उन सब का नाम हम लोग क्या रखेंगे, ईस्टर्न हाईलैंड्स बोलेंगे। क्या ये 4 डिवीजन अभी मैप में मोटा मोटा तौर से क्लियर है क्या? अगर मोटे मोटे तौर से क्लियर है तो हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला रीजन देखते हैं जिसको हम लोग बोल रहे थे पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। ये जो पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप है, यहां पर आप देखना पैसिफिक ओशियन से और एंडीज के बीच में ये लाई करता है। इसकी जो दूरी है कहीं कहीं पर बड़ी पतली सी है यार, बस 8 मीटर की दूरी है। अरे 8 मीटर कुछ भी नहीं होता भाई, आप अपने घर में 8 मीटर बढ़िया से देख सकते हो। फिर 8 मीटर से और कहीं कहीं इसको बढ़ के ये 8 या 80 किलोमीटर जितना बड़ा भी हो जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये 8 मीटर से लेके 80 किलोमीटर वाइड एरिया तक भी ये फैला हुआ है। तो बहुत ही पतले से लेके बहुत चौड़े मार्जिन्स पर हम लोग को ये कहीं कहीं मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि ये जो है ये लॉन्गेस्ट प्लेन इन द अटलांटिक वर्ल्ड है। मतलब कि इस पूरे अटलांटिक वाले वर्ल्ड में अगर आप देखते हो तो इससे लंबा प्लेन आपको नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, जब माउंटेन रेंज सबसे लंबा है तो उसके बाजू वाला प्लेन भी लंबा हो जाएगा, है ना। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इसका विड्थ जो है, ये तो हमने पहली बात कर लिया, ये तो डन है। अब यहां पर जरा देखना कि यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है आपका कोस्टल स्ट्रिप का हिस्सा, इसी के सदर्न हिस्से पर आपको फियॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। फियॉर्ड्स, फियॉर्ड्स देखो यहां पर है, फियॉर्ड्स देखो, ये जो 2 पहाड़ी दिख रहे हैं, इन पहाड़ियों के बीच में नदियां बहनी चाहिए, लेकिन ये नदियां नहीं बहती हैं। उधर से क्या हो रहा है, समुद्र का पानी पूरा इसके अंदर घुस जा रहा है। ये देख रहे हो पीछे पीछे ये आपको एंडीज माउंटेन दिख रहे हैं। इधर मतलब जहां पर हम लोग खड़े होकर इस फोटो को देख रहे हैं, ये हम लोग खड़े हैं अपने पैसिफिक ओशन में, और पैसिफिक ओशन में हम लोग इधर देख रहे हैं तो एंडीज दिख रहा है, इधर से खड़े होकर देख रहे हैं तो एंडीज दिख रहा है। लेकिन बीच में जो ये कटीले आपके पहाड़ी दिख रहे हैं, यहां पर देखो, आप इसको और अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर आपके कितने सारे फियॉर्ड्स दिख रहे हैं, कितने सारे फियॉर्ड्स दिख रहे हैं। ये सारे के सारे समुद्र के पानी जो है इसके अंदर 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 पूरे घुस गए हैं। ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी भाई, है ना। ठीक है भाई, पहला पार्ट हो गया अपना। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा पार्ट जो हम बोल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, द माउंटेन रेंजेस। अब यहां पर माउंटेन रेंजेस की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम लोग ना यहां पर एंडीज कॉर्डिलेरा की बात करेंगे। एंडीज कॉर्डिलेरा, ये देखो यहां पर लिखा है। ये क्या है भाई साहब, जितना भी आपको ये ब्राउन कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये एंडीज कॉर्डिलेरा। अब ये जो एंडीज कॉर्डिलेरा है, आप देखोगे तो शुरुआती दौर पे ये सांप के मुंह के जैसा ऐसा वी शेप बना रहा है ना। लग रहा है कि सांप जो है, ये सांप ऐसे लेटा हुआ है और ऊपर सांप जो है ऐसा कुछ दो मुंह वाला सांप है। ये जो 2 मुंह वाला सांप है, तो इसी को हमने जैसे ऊपर याद करो, मेक्सिको के पास में हमने माउंटेन रेंजेस पढ़े थे। कौन से माउंटेन रेंजेस, सिएरा मैड्रे और सिएरा मैड्रे, सिएरा नवाडा। हमने वहां पर पढ़ा था कि एक को हम लोग बोल रहे थे ऑक्सीडेंटल और एक को बोल रहे थे हम लोग ओरिएंटल। और आप लोगों ने भाई साहब कमेंट करके बड़ा सही आंसर दिया, है ना। आप सब लोगों ने, कई सारे लोगों ने इसका आंसर दिया था, मैंने पढ़ा। उन्होंने बोला कि सर जो ओरिएंटल होता है, ओरिएंटल शब्द अमेरिकन लैंग्वेज में हमेशा ईस्टर्न साइड को संबोधित करता है, और जो हमारा ऑक्सीडेंटल होता है, ऑक्सीडेंटल हमेशा हमारे वेस्टर्न साइड को संबोधित करता है। तो हम अगर यहां पर ऐसा लिखते हैं कि सर ये जो कॉर्डिलेरा है ये हमारे लिए ईस्टर्न कॉर्डिलेरा है और ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन हम लोग फैशनेबल लैंग्वेज में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए कि सर ये देखो मजा ही आ जा रहा है, हमें तो ये भी पता है, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल भी पता है। तो ये आप बोल सकते हो कि कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, और उधर आप बोलोगे कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। अब यहां पर जब नीचे के हिस्से पे आओगे, अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि कॉर्डिलेरा का मतलब क्या है यार। ये कॉर्डिलेरा क्या है, तो कॉर्डिलेरा आर द पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। क्या बोल दिया मैंने भाई, यहां पर आपको क्या मिल सकते हैं, पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। ये देखो माउंटेन रेंजेस के कई सारे चेन्स आपको पैरेलल दिख सकते हैं, है ना, पैरेलल दिख सकते हैं। जैसे हमारा हिमालय है,
अब यहां पर क्या होता है कि जो ये पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में कभी कभी हम लोग को वैलीज मिलती हैं, कभी कभी हम लोग इसके बीच में कोई प्लेट्यू रीजन भी देख सकते हैं, कभी कभी हम इसके बीच में कोई प्लेन एरिया भी देख सकते हैं। मतलब कि कॉर्डिलेरा का मतलब क्या है? कॉर्डिलेरा की अगर पूरी डिफिनीशन कोई पूछे तो उसको बताना कि दीज आर द पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन रेंजेस हैविंग प्लेट्यूज, हैविंग वैलीज और हैविंग प्लेन्स इन देयर मिडिल पोर्शंस, इन बिटवीन। ऐसी बात जब आप करोगे तो इसी को क्या डिफाइन करोगे? ये हमारे लिए क्या है भाई साहब? ये हमारे लिए कॉर्डिलेरा है। अब इस कॉर्डिलेरा के बाद, अब ऊपर जैसे रॉकीज में भी कॉर्डिलेरा देखा था हमने, क्यों भाई कॉर्डिलेरा क्यों देखा था? क्योंकि उस रॉकीज के बीच में भी तो हम लोग प्लेट्यू की बात करते थे भाई साहब, है कि नहीं? वहां पर भी तो बीचों बीच बिल्कुल प्लेट्यू आ रहा था हमारे लिए। कौन सा प्लेट्यू? कोलंबियन प्लेट्यू की बात कर रहे थे कि नहीं हम लोग? इसी तरीके से यहां पर भी जब हम लोग बात करेंगे तो जायज सी बात है, यहां पर भी तो कुछ ना कुछ प्लेट्यू रीजन आएगा ही। अब ये जो प्लेट्यू रीजन आएगा तो उसको भी प्लेट्यू में हम लोग देखेंगे, डू नॉट वरी। जैसे यहां पर हम लोग बोलिवियन प्लेट्यू देखेंगे यहां पर, है ना? ये कौन सा शहर है भाई? कौन सा देश है इधर? ये बीचों बीच इधर लैंडलॉक्ड बीपी, बोलिविया, है ना? बोलिविया, पैराग्वे, ये जो बोलिविया वाला जगह है यहीं पर है बोलिवियन प्लेट्यू। और ये बोलिवियन प्लेट्यू एक्चुअल में इस एंडीज के ही बीच बीच में भी बन रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिलेरा। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये भी समझो आप, हम लोगों ने हमेशा से ये समझा है कि जो पैसिफिक रीजन है, यहां का इधर साइड जो मार्जिन होगा, इस पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न मार्जिन है, इस पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न मार्जिन है, ये हमेशा एक पार्ट है एक बड़े ही फेमस चीज का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मतलब कि यहां पर चूंकि एक प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नाज़का प्लेट बोलते हैं। ये हमारे लिए प्लेट जो है नाज़का ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियन का एक हिस्सा है नाज़का प्लेट, जो कि अंदर सबडक्ट कर रहा है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब भी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक कन्वर्जेंस होगा और इधर ओशनिक प्लेट है वो भारी होने के कारण नीचे डूबेगी, तो एक रीजन के बाद जाके ये क्या करेगी? ऊपर उठेगी और वॉल्केनिक इरप्शंस करेगी। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन जो हमें दिख रहा है, ये क्या यहां पर मौजूद है भाई साहब? बिल्कुल मौजूद है। जितने पहाड़ देख रहे हो आप, माउंट कोटोपैक्सी, आप देखो माउंट चिम्बराजो, यहां पर माउंट हुआस्करन, माउंट एलमिस्ती, नीचे आओ माउंट ओजस डेल सलाडो, और नीचे माउंट अकांकागुआ। ये सारे के सारे आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स मिल रहे हैं। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पूरे एंडीज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन या फिर हाईएस्ट पीक अगर आपसे कोई पूछता है, तो आप बोलोगे सर यहां पर है माउंट अकांकागुआ। ये है लगभग 7000 मीटर, 69 करके है कुछ, है ना? यहां पर है 6960 मीटर का है, लगभग 7000 मीटर। आप याद कर सकते हो कि ये विश्व का, आप ऐसा बोल सकते हो कि दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। लॉन्गेस्ट तो है ही है, हाइट में भी अगर आप देखोगे तो भी हाइट भी इसकी ठीक ठाक रहती है। तो हाइट कितनी है भाई साहब? यहां पर 7000 मीटर, 7 किलोमीटर तक की हाइट यहां पर है माउंट अकांकागुआ की, जो कि अपने आप में एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। क्या है भाई? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, डूब गया भैया, अब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा यहां से। तो माउंट अकांकागुआ क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। एट द सेम टाइम व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि चलो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो को भेज दो तेल लेने, अब दोबारा बताओ मुझे कि जितने भी यहां पर एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उन एक्टिव वॉल्केनोज में सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है ओजस डेल सलाडो। ये क्या है भाई? ओजस डेल सलाडो। इसकी भी हाइट कम नहीं है भाई साहब। ये कितना है भाई? 6960। ये भी 696968 है, मतलब कि 7000 है। 7 किलोमीटर में बस 100 ही मीटर कम है या 90 मीटर कम है बस। तो ये भी लगभग 7 ही किलोमीटर का है भाई साहब, और ये एक्टिव वॉल्केनो है। ओजस डेल सलाडो इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका, या फिर हम पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो हमारे लिए ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो अगर कोई पूछता है तो सीधे हम क्या लगेंगे? ओजस डेल सलाडो। अब इसके बाद इसके कुछ और भी यहां पर माउंटेन पीक्स जो हमने लिखे हैं, ये भी इनके ठीक ठाक हाइट्स हैं। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बराजो, ये दोनों के दोनों जो वॉल्केनिक पीक्स हैं, ये आपके इक्वाडोर में हैं। कहां पे भाई? इक्वाडोर में आपको मिलेंगे, और ये एक्टिव वॉल्केनोस की श्रेणी में आते हैं। जब आप उसके नीचे थोड़ा सा आते हो, तो आपने कैसे याद किया था भाई? आपने याद किया था सर हम वीसी को, वीसी मतलब कि वाइस चांसलर को, वेनेजुएला, कोलंबिया को हम लोग क्या दे रहे हैं भाई? ईपीसी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? ईपीसी दे रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा आपका? पेरू आएगा, पेरू। यहां पर इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे क्या? पेरू।
पेरू के नीचे क्या, चिली, तो ये सब कहां पर मिल रहा है आपको, चिली में मिल रहा है। ओजस डेल सलाडो जो है ये आपके अर्जेंटीना में आता है। चिली जो है पतला सा मिर्ची जैसा ही तो है, ये थोड़ा सा अंदर आता है, इसीलिए ये अर्जेंटीना के अंदर में आता है। ये जो दो है ये आपके पेरू के अंदर में आते हैं। और यहां पर पेरू में अब आप ये देख सकते हो कि अब अगर हमसे कोई पूछता है कि सर जरा मुझे बताओ कि ये सारे के सारा जो एंडीज है वो कितने देशों में फैला है, तो हम बोलेंगे भाई साहब टोटल ऐसे 7 देश हैं, 7 देश हैं, और सातों देश का नाम हमने रट लिया है पहले से ही। हम सबसे पहले यहां पर वी शेप का वेनेजुएला, फिर उसके बाद क्या कोलंबो, उसके बाद क्या, नीचे आओ जरा, वीसी हो चुका है, अब ईपीसी की बात है, इक्वाडोर, पेरू और चिली। चिली के बाद लेकिन हम लोगों ने क्या समझा कि सर यहां पर थोड़ा सा हिस्सा तो अर्जेंटीना में भी आता है सर, ये तो हमने भी समझा है। और यहां पर इसका छुटकू सा हिस्सा जो लैंडलॉक कंट्री बीपी का बोलिविया था, तो बोलिविया में भी आएगा। यही 7 देश हैं हमारे लिए जो कि इस पूरे एंडीज को फैलाते हैं। अगर आप इन सब बातों को इमेजिन करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप अपने आप से खुद ही इन सब चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। अब यहां पर याद रखना कि यार देखो, अब ये एंडीज माउंटेन जो है ना, ये बड़ा ही कॉन्टिन्यूअस फोल्ड माउंटेन रेंज है, कॉन्टिन्यूअस फोल्ड माउंटेन रेंज है, और यहां पर पासेस का होना बड़ा जरूरी है, दर्रा जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो यहां पर एक बड़ा ही फेमस सा दर्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं उस्पालता पास, उस्पालता पास। ये जो उस्पालता पास है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको अर्जेंटीना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर मिलता है, और यहां पर आपको चिली का कैपिटल मिलता है ना, चिली का कैपिटल। अब इन दोनों के बीच में इसको कनेक्ट करने के लिए इन दोनों ही रीजन्स में एक्चुअल में वाइन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं। ये जो वाइन इंडस्ट्रीज हैं उनको पास करने के लिए भाई साहब कोई और रास्ता घूम घूम के बहुत दूर से मिलता है, तो इनके लिए ये पास जो है ये बहुत ही शानदार पास है। अगर आप कभी इसकी वीडियो देखोगे तो बहुत ही लंबा ये पास है, आपको ट्रैवल करने में 4-5 दिन का भी समय लग जाता है, क्योंकि रोड टेरेन बड़ा ही डिफिकल्ट सा है, लेकिन फिर भी पास तो पास है, पास से होकर गुजरने के लिए ये कम से कम रास्ता तो बना देता है। तो लोग इस पास का बहुत इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। तो हमने सारी बातें इसमें से कर ली क्या, बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज को और याद रखना कि अगर कभी भी कोई पूछता है कि सर जी एक बात बताओ कि ये जो एंडीज माउंटेन की हम बात कर रहे हैं इसका एक्सटेंट कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कि कहां से कहां तक फैला है, तो हम बोलते हैं सबसे ऊपर यहां पर हम लोग देखते हैं, हम लोग को पतला सा पनामा का एक रीजन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थमस ऑफ पनामा। स्थमस, स्थमस वो नैरो रीजन ऑफ लैंड होता है जिसके दोनों साइड में ओशियंस होते हैं या फिर दोनों साइड में वाटर बॉडीज होते हैं। उन दो वाटर बॉडीज को कनेक्टिंग एक पतला सा अगर लैंड सरफेस होता है उसको हम लोग स्थमस बुलाते हैं, है ना। जैसे स्थमस ऑफ क्रा, कमेंट करके बताओ भाई कहां पर है ये स्थमस ऑफ क्रा। दूसरी बात, यहां पर स्थमस ऑफ पनामा मिलेगा हमें। स्थमस ऑफ पनामा से लेके यहां नीचे आप आओगे ना तो आपको यहां पर एक छोटा सा मैगलन स्ट्रेट मिलता है। स्ट्रेट बोले तो एक रास्ता जो कि आप आर पार जा सकते हो। देखो यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला देखो, यहां पर जब आप देख रहे हो इस रीजन से यहां पे आपको एक पास मिलेगा, यहां से एक पास मिलेगा, मैं जरा इसमें ड्रॉ कर देता हूं। ये वाले रीजन की बात हो रही है, ये वाले रीजन की बात हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहब मैगलन स्ट्रेट। इसी को क्या बोलते हैं, मैगलन स्ट्रेट। यहीं पर जब आप इसी को पूरा अगर यहां से ना जाते हुए आप नीचे से पूरा जाते हो तो इस पैसेज को हम लोग बोलते हैं डेविस पैसेज। क्या बोलते हैं भाई, डेविस पैसेज बोलते हैं। सॉरी डेविस नहीं, ड्रेक पैसेज, सो सॉरी, क्या बोलते हैं भाई, ड्रेक पैसेज बोलते हैं, है ना, ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज। और ये क्या है, ये आपके लिए मैगलन स्ट्रेट है। तो अगर कोई पूछता है एंडीज का रेंज कितना है भाई साहब, तो हम बोलेंगे सर इस स्थमस ऑफ पनामा से लेके आप नीचे मैगलन स्ट्रेट तक आ जाओ, आपको मिल जाएगा एंडीज माउंटेन। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं तो अब इसी में देखो, इसी में हम लोगों ने क्या बात किया था कि देखो सर प्लेट्यूज जो हैं वो पहाड़ों के बीच में भी मिल सकते हैं हम लोग को। जैसे हम लोग को बोलिवियन प्लेट्यू की बात की थी, यहीं से तो एंडीज भी गुजर रहा है, एंडीज के साथ ही ये बोलिवियन प्लेट्यू भी दिख रहे हैं बीचों बीच। तो एक तो हमारे लिए ये हो गया सर। तो एक प्लेट्यू रीजन जो है वो तो हमारे माउंटेन से ही जुड़ा है, तो सर माउंटेन से जुड़ा है तो प्लेट्यू को इसी के साथ निपटा डालते हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार जब प्लेट्यू को निपटा ही रहे हैं तो सारे ही प्लेट्यू को निपटा देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो बोलिवियन प्लेट्यू है, ये बोलिवियन प्लेट्यू आपके एंडीज का एक हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप लोग ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करते हो तो आपको कई सारे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। उन सभी प्लेट्यूज के बारे में हम लोग आज इसी पोर्शन में, इसी स्लाइड पर पढ़ लेते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान देना, आप लोग यहां पर जरा ध्यान देना, ईस्टर्न हाईलैंड। तो ईस्टर्न हाईलैंड में इस बोलिवियन प्लेट्यू को छोड़ने के बाद जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब ईस्टर्न हाईलैंड ही कहलाती है। बात क्लियर है क्या, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी भाई, ईस्टर्न हाईलैंड ही कहलाएगी। अब जरा आप लोग अपने, अगर दिख नहीं रहा होगा तो यार पिक्सल वगैरह थोड़ा और तगड़ा कर लेना अपना, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना।
यहां पर जरा हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ऊपर का रीजन क्या आपका कट रहा है क्या थोड़ा सा? अगर कट रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने लिखा है गुआना, गुआना हाईलैंड। ये वो फ्रेंच गुआना, सॉरी गुएना वाला है। तो ये फ्रेंच गुएना वाला गुएना हाईलैंड्स कहलाता है। ठीक है भाई। अब जरा हम लोग बात करते हैं, हम लोग जरा स्टार्टिंग से बात करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलने लगा भाई? पता नहीं आप लोग को वॉइस आ रही है कि नहीं इसकी। सही हो गया, चलो। हाँ, अब यहां पर जरा देखना, प्लेट्यूज और ईस्टर्न हाईलैंड्स की हम बात करें। प्लेट्यूज, सबसे पहले बोलिवियन प्लेट्यू को ही देख लेते हैं। ये जो बोलिवियन प्लेट्यू है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्टी प्लानो प्लेट्यू। क्या बोलते हैं भाई? एल्टी प्लानो प्लेट्यू। एल्टी प्लानो प्लेट्यू, एल्टीट्यूड में थोड़ा हाइट है, प्लेन है, इसीलिए एल्टी प्लानो प्लेट्यू। अब यहां पर इसको हम लोग एक और रीजन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है यार? देखो, अगर हम लोग ऐसा बोलें कि सर जी देखो, बहुत ही सिंपल सा है, एक तरफ हमारे लिए पहाड़ी है, दूसरे तरफ भी पहाड़ी है, एंडीज के दोनों कॉर्डिलराज हैं, दोनों माउंटेन चेन्स है, लेकिन इसके बीच में अगर हम लोग को कोई प्लेट्यू रीजन मिल जाए तो हम बोलेंगे कि सर इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, तो ये इंटर माउंटेन, मतलब दो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलेंगे भाई साहब। तो ये जो हमारे लिए रीजन है, इधर भी हमारा एंडीज, इधर भी एंडीज, बीच में क्या है? बोलिवियन प्लेट्यू। ये जो बोलिवियन प्लेट्यू है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। ये कहां पर मिलेगा आपको? आपको मिलेगा पेरू और बोलिविया के अंदर में, है, पेरू और बोलिविया के अंदर में मिलेगा आपको। दूसरी बात, अब इसके बाद हम लोग जरा ईस्टर्न ईस्टर्न हाईलैंड्स को भी देख लेते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स भी एक फिजिकल डिवीजन है इसका। ईस्टर्न हाईलैंड्स में जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इधर वाले रीजन में ब्राजीलियन हाईलैंड। क्या बोलते हैं भाई? ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ब्राजील वाले हिस्से में आपको सबसे ईस्टर्न साइड में दिखेगा ब्राजीलियन हाईलैंड्स। वही हम बोल रहे थे कि ईस्टर्न साइड में भी माउंटेनियस रीजन आपको मिलेंगे। अब ब्राजीलियन आइलैंड्स में ना यार दो तीन पहाड़ियों के नाम लिखे थे, उसमें सब में सियरा सियरा या फिर कुछ तो ऐसे बड़ा ही कठिन सा नाम था, उसको याद वाद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड्स, यहाँ पर हाइट ज्यादा होगा। अब ये हाइट जो है, इसी के साथ साथ कुछ प्लेट्यू रीजन्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है बॉर्बोरेमा प्लेट्यू। सबसे ऊपर सबसे लास्ट में आपको क्या मिलता है? बॉर्बोरेमा प्लेट्यू। अब याद रखना कि यहीं पर बीच में आपको प्लेन रीजन जो आपको मिल रहा था, अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मिड रीजन है वो हमारा लो लैंड है, मिड लो लैंड है, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मटोग्रासो प्लेट्यू। मटोग्रासो प्लेट्यू भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों पता है? मटोग्रासो जो है, यहां पर बढ़िया सोने और डायमंड के खजान मिलते हैं, बिल्कुल मतलब खतरनाक तरीके से गोल्ड एंड डायमंड रिजर्व्स यहां पर मिलते हैं हमें। तो मटो ग्रासो प्लेट्यू इसीलिए बड़ा ही माला माल रीजन है भैया, है ना। तो इसको ग्रासो से घास फूस जैसा मत समझ लेना, ग्रासो जैसा मत समझ लेना। क्या है भाई? सोने और डायमंड की बौछार होती है इधर। मटोग्रासो प्लेट्यू, मेटोग्रासो प्लेट्यू मतलब क्या है? ये अपने आप में एक इरोजनल प्लेट्यू है। ये जो प्लेट्यू रीजन्स बना था पहले के टाइम पर हाइट ज्यादा थी, अब ये इरोड होके काफी हद तक उसका टॉप लेयर खत्म हो चुका है, तो ये इरोजनल प्लेट्यू है एंशियंट टाइम का। दूसरा हिस्सा क्या है? यहां पर ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रासलैंड के कारण यहां पर कई सारे लोग जो भी अपने केटल्स के साथ आते हैं, केटल रियरिंग करते हैं, वो इन घासों पर इन केटल रेजिंग या केटल रियरिंग के लिए इनको छोड़ देते हैं, चरने के लिए छोड़ देते हैं, और इसलिए भी इरोजन यहां पर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तीसरा हमने पहले बता दिया, गोल्ड एंड डायमंड रिजर्व यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज मटोग्रासो प्लेट्यू। अब यहां पर जरा आप लोग देखना, दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है जरा, ये आपका गुएना हाईलैंड्स है। गुएना हाईलैंड्स, गुएना हाईलैंड्स अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तरफ हमारे लिए है ब्राजीलियन हाईलैंड, एक तरफ है हमारे लिए गुएना हाईलैंड्स, उधर एक हाईलैंड, इधर एक हाईलैंड। अब ये जो दो हाईलैंड है, इसके बीच में प्लेन रीजन कैसे बन गया भैया? अरे बड़ा आसान है यार। प्लेन रीजन में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्लेन रीजन है, यही वो रीजन है जहां से वो अमेजन रिवर, अमेजन बेसिन के सारे ट्रिब्यूटरीज वगैरह चलते फिरते हैं। तो जब रिवर चल रही थी भाई साहब, तो उन्होंने काट कूट के सबको बराबर चिकना कर दिया। अब प्लेन प्लेन कर दिया, तो इनके बीच में एक्चुअल में हम देखें तो एक वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं, या फिर हम बोले हाईलैंड डिवाइड का काम करते हैं। कौन? अमेजन रिवर। अब जरा ऊपर आते हैं, गुएना हाईलैंड अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। गुएना हाईलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुएना हाईलैंड अगेन एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। इधर साइड में आप देखोगे तो आपके लिए एक और रिवर सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिनोको रिवर। ओरिनोको बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ओरिनोको हम बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ओरिनोको रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गुएना हाईलैंड से होकर गुजर रही है, और यहां पर एक माउंटेन फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? माउंटेन रोराइमा। क्या बोलते हैं? माउंटेन रोराइमा। ये रो नहीं रहा है भाई साहब,
या फिर ये बोल दो कि रो ही रहा है, चलो यही मान लो कि ये रो राइमा, कोई राइमा नाम की लड़की होगी, वो रो रही है, इतना रो रही है भाई साहब, जो आंसू नीचे गिर रहे हैं वो इतने गिर रहे हैं, इतने गिर रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल बना दे रहे हैं भाई साहब। रो राइमा जो नाम है, रो राइमा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि ये आपके हाईएस्ट माउंटेन से वाटरफॉल बना रहा है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो इसी ओरिनोको रिवर पर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल फॉल। इसी जगह है, गुएना हाईलैंड्स पर ही आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम यहां पर आपको बहुत ही गहरे गॉर्जेस देखने को मिलते हैं, डीप गॉर्जेस। गॉर्जेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर हम लोग को एंजल फॉल देखने को मिलता है। हाइट लगभग 943 मीटर है शायद, है ना, कितना लिखा है मैंने, अच्छा 979 मीटर है, लगभग 1 किलोमीटर की आप बात कर सकते हो। 1 किलोमीटर लगभग इसकी हाइट है, इतना ही याद करना है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर ये वाला हिस्सा देखना, ये हमारे लिए सबसे निचला हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेटागोनियन प्लेट्यू। क्या है भाई? पेटागोनियन प्लेट्यू। ये किसका हिस्सा है? आपके अर्जेंटीना का हिस्सा है पेटागोनियन प्लेट्यू। अर्जेंटीना में जो सबसे सदर्न हिस्सा है उसी को हम लोग बोलते हैं पेटागोनियन प्लेट्यू। अभी पेटागोनियन प्लेट्यू जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पीडमोंट प्लेट्यू। यार पीडमोंट प्लेट्यू क्या होते हैं? हमने अभी देखा ये इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है, तो पीडमोंट प्लेट्यू क्या है कि अगर ये माउंटेन रेंजेस हैं, मान लेते हैं कि ये एंडीज है, और इस एंडीज के फुट हिल्स पर, इस हैंडीज के फुट हिल्स पर चरणों में समर्पित अगर कोई प्लेट्यू रीजन यहां पर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पीडमोंट प्लेट्यू। उनके पैरों में गिर जा रहा है, पीडमोंट मतलब कि माउंटेन्स के पैरों में, पीडमोंट माउंटेन्स के पैरों में गिर जा रहा है, उनके फुट हिल्स पर पाया जा रहा है, इसीलिए हम ऐसे प्लेट्यू रीजन्स को क्या बोलते हैं? पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं, पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं। ये जो पीडमोंट प्लेट्यूज हैं उन्हीं का एग्जांपल क्या है भाई? पेटागोनियन प्लेट्यू। पेटागोनियन पीडमोंट है, सब पीपी जल रहा है, आपको याद हो जाएगा फटाफट से। ये क्या है? एरिया ऑफ कोल्ड डिजर्ट। ये बहुत ही ठंडा, अब यार भाई साहब ये आपको पता है कितना लैटिट्यूड चल रहा है यहाँ पर? ये लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेटली आपका चल रहा होगा 10 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री साउथ। बहुत नीचे है भाई साहब, बहुत नीचे है। तो बहुत नीचे है, तो बहुत नीचे यहां पर 10 डिग्री में आपको टेम्परेट डिजर्ट, बहुत ही ठंडा कोल्ड डिजर्ट देखने को मिलेगा। तो पेटागोनियन डिजर्ट भी होता है। अब ये पेटागोनियन डिजर्ट कैसे बनता है अभी उसको भी समझेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये पेटागोनियन प्लेट्यू जो है यहां पर कोल्ड डिजर्ट्स हैं, लेकिन इसको हम लोग पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं। जो हमारे लिए बोलिवियन प्लेट्यू है, ये हमारे लिए इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। आई होप आपको ये सारी बातें एकदम सर्राटे में याद हो गई होगी, एकदम फर्राटे में आप बता भी सकते हो। अगला जो है अब हमारा प्लेन रीजन आता है, जिसको हम लोग सेंट्रल लोलैंड बोलते हैं। सेंट्रल लोलैंड की बात करें तो सेंट्रल लोलैंड बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा बोलते हैं हम इसको अमेजन ओरिनोको रिवर सिस्टम, और दूसरा हिस्सा जो है हमारे लिए पराना पेरुगुए रिवर सिस्टम। ये जो 2 हिस्सा है हमारे लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा ध्यान से समझना। हमारे लिए अमेजन और ओरिनोको, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया आपको कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है आपका अमेजन का। ये वाला हिस्सा क्या है? आपका अमेजन का। ये वाला हिस्सा क्या है? आपके ओरिनोको रिवर सिस्टम का है। तो इधर आपका है ओरिनोको रिवर सिस्टम। ये कौन सा है आपका? ये वाला हिस्सा आपका अमेजन रिवर सिस्टम। इसके बीच में क्यों छोड़ दिया मैंने? अरे अभी तो पढ़ा भैया, गुएना हाईलैंड कहां जाएगा आपका? ये बीच में क्या है आपका? गुएना हाईलैंड है, गुएना हाईलैंड। और इसके जब इधर साइड में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? ब्राजीलियन हाईलैंड्स मिलेगा भाई साहब, ब्राजीलियन हाईलैंड्स मिलेगा। अब यहां पर आप देखना जरा, ये हमारे लिए इक्वेटर था, है ना, बीसीई पढ़ा था हमने कि नहीं? बिफोर क्राइस्ट एरा, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। और फिर इसके बाद यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? कैप बी, क्या पढ़ा था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था हमने। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे हिस्से पर जाओगे तो आप सब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन में पहुंच जाते हो। तो अब एक बात बताना मुझे, अगर हम लोग वेजिटेशन की बात करें, अगर हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, तो यहां पर जितना हम लोग को ट्रॉपिक्स के अंदर चीजें मिल रही होंगी, ट्रॉपिक्स के अंदर चीजें मिल रही होंगी, वो हमारे लिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहलाएंगे। और जो इन ट्रॉपिक्स के बाहर चीजें मिल रही होंगी, हम उनको टेम्परेट ग्रासलैंड बोलेंगे। तो यही बात होती है। हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड देखा था, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है भाई। हमने बड़े शानदार तरीके से बताया था। कनाडा में एक रीजन भी डिफाइन किया था कि उस रीजन में आपको सबसे ज्यादा उस प्रकार के ग्रासलैंड्स मिलते हैं, पी से ही नाम है उसका, जरा जल्दी से बता देना मुझे। अब फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये जो आपको रिवर सिस्टम, ये जो आपको पूरा प्लेट्यू रीजन दिख रहा है, ये जो आपको पूरा ग्रीन कलर का एक रीजन दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पराना पेरुगुए रिवर सिस्टम। इस पराना पेरुगुए रिवर सिस्टम के अंदर ही आपको बढ़िया ग्रासलैंड्स मिलेगा भाई साहब, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड में अंतर क्या है? देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, सवाना टाइप का देखोगे अगर आप लोग, या फिर सवाना टाइप छोड़ो,
आप सिंपल सा ऐसा समझो कि आप टेम्परेट ग्रासलैंड जब भी देखोगे तो आपको भाई साहब कोई भी पेड़ दिखेगा ही नहीं। जहां पर लोग ऐसे पोलो खेलते हैं, देखा है? पोलो ही बोलते हैं ना यार उसको, पोलो ही बोलते हैं, है ना? पता नहीं, मैंने कभी खेला नहीं है, बस वीडियो देखा है। तो वहां पर जो आते हैं वो टाइगर जो है, टाइगर ऐसे मारते हैं पूरा, गोल्फ बोलते हैं यार, गोल्फ बोलते हैं, सो सॉरी, पोलो तो दूसरी चीज हो गई। गोल्फ जो खेलते हैं, तो गोल्फ जो खेलते हैं वो आपका बड़ा बड़ा लैंड होता है, वहां पेड़ वेड़ दिखता नहीं है, या फिर बहुत ही रेयर पेड़ दिखते हैं आपको, तो वो क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड का हिस्सा होता है। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहां पर आपको स्पार्सली पॉपुलेटेड पेड़ वगैरह दिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर आप देखोगे सबसे पहले जो ये लानोस दिख रहा है आपको, लानोस, लानोस क्या हमारे लिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसके साथ साथ लानोस के साथ यहां पर आप देखोगे तो आपको कैंपोस भी दिखेगा, कैंपोस भी दिखेगा। तो अमेजन रिवर इधर कैंपोस बनाता है और इधर ओरिनोको रिवर लानोस बनाता है, ये एक बात। अब जो अमेजन रिवर का बीचों बीच का हिस्सा है भाई साहब, ये बन रहा है हमारे इक्वेटर के पास में। अब इक्वेटर के पास में आप सबको पता है 4 o'clock रेन के बारे में सब लोग जानते हैं भाई साहब। ऊपर यहां पर जाएगा बादल, पानी बरसेगा और खतरनाक इवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बनाएगा, या फिर इवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट बनाएगा। तो इवरग्रीन डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट जो है हमारे लिए, उनको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में हम लोग तो ऐसे अमेज़न का जंगल बोलते हैं, और यहां पर लोकल लैंग्वेज में उसको सलवास बुलाते हैं, है ना, सलवास। तो ये जो सलवास है ये और कुछ नहीं है बल्कि आपका डेंसली फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट सिस्टम जो है उसी को हम लोग सलवास बुलाते हैं। आई होप ये वाला भी पूरा हिस्सा आपका क्लियर है। बस अब एक बात याद रखना कि इधर से आते हैं हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इधर से आते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड। तो बीचों बीच ना एक प्रकार का जो ग्रैंड चाको आप जगह देख रहे हो, ये आपका बुशी फॉरेस्ट है, बहुत ही कांटों भरा आप बोल सकते हैं, ऐसा बीहड़ जंगल आपको मिलेगा। ये ग्रैंड चाको एक बिल्कुल बीच का जगह है, ग्रैंड चाको, यहां पर आपको बुशी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां से आप लोगों ने इस पूरे समझ लिया कि देखो जो ग्रैंड चाको है ये एक प्रकार का प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, और इसको स्क्रब फॉरेस्ट के लिए बोलते हैं हम लोग। तो ये जो ग्रैंड चाको है ये हमारे लिए क्या है भाई साहब, ये हमारे लिए स्क्रब फॉरेस्ट है, स्क्रब फॉरेस्ट। और ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ये हमारे लिए ट्रांजिशन जोन बोल सकते हैं इसको, कि ट्रॉपिकल से टेम्परेट आते हो तो बीच में आपको स्क्रब फॉरेस्ट नाम से ट्रॉपिकल आपको सॉरी एक ट्रांजिशन आपको जोन मिल जाता है। इसके बाद जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं डिजर्ट्स वगैरह कितने हैं यार। डिजर्ट देखो वैसे तो 4-5 डिजर्ट्स हैं यहाँ पर, एक इधर की साइड में छोटा सा डिजर्ट मिलता है आपको, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए लिखा नहीं मैंने। लेकिन यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपके 2 डिजर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला आपका अटाकामा डिजर्ट और दूसरा आपका पेटागोनियन डिजर्ट। इसके ऊपर वैसे जाओगे तो आपको सेचूरा डिजर्ट मिलता है, सेचूरा डिजर्ट, और नीचे आओगे तो आपको मॉन्टे डिजर्ट भी मिलता है, मॉन्टे। सेचूरा, अटाकामा, मॉन्टे और पेटागोनिया, ये क्या हो गया भैया, सैम्प हो गए, सैम्प। क्या हो गया भाई, सैम्प। ये जो सैम्प हैं ये डिजर्ट्स हैं, सैम्प डिजर्ट्स हैं। ये जो सैम्प डिजर्ट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सेचुआ। फिर दूसरा आप देखोगे अटाकामा, फिर मॉन्टे और फिर पेटागोनिया। ठीक है, तो ये जो पेटागोनियन डिजर्ट है इसकी जरा खासियत देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पेटागोनियन प्लेट्यू, पेटागोनियन प्लेट्यू कौन सा प्लेट्यू है भाई, पीडमोंट प्लेट्यू है। पीडमोंट प्लेट्यू की खासियत क्या होती है कि सर यहां पर पहाड़ होते हैं और फिर यहां पर प्लेट्यू बनता है। अरे बात बिल्कुल सही है, और ये टेम्परेट रीजन में है भैया, टेम्परेट रीजन में। तो विंड्स जो चल रही हैं, विंड्स जो चल रही हैं वो कौन सी चलेंगी भाई साहब, हम बोलेंगे सर इस रीजन में हम लोग को मिलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। क्या मिलेंगे हमें, पोलर ईस्टर्लीज चलते हुए मिलेंगे, पोलर ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज, अरे नहीं ये तो पोलर ईस्टर्लीज और नीचे चलेगा भाई। यहां पर अभी के लिए फिलहाल हम लोग को क्या मिलेगा, वेस्टर्लीज मिलेगा, टेम्परेट रीजन में ही तो है, हम लोग को मिलेगा वेस्टर्लीज। ये जो वेस्टर्लीज हम लोग को मिल रहा है, यहां पर मैंने क्या 10 डिग्री बता दिया था क्या आपको, 10 डिग्री लैटिट्यूड, यार ये तो गड़बड़ बता दिया ना मैंने। ये और नीचे आएगा ना, ये आपका 23 तो यहां हो गया, अरे मैंने उल्टा जोड़ दिया यार इसको। ये आपका जाएगा लगभग लगभग वही 65 डिग्री के आसपास, है ना, 60-65 डिग्री के आसपास आपका ये जाएगा। 60-65 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है वैसे तो। ये जो आपका लैटिट्यूड है ये अप्रॉक्सीमेटली वही जा रहा है, 60-65 डिग्री से थोड़ा ऊपर ही है ये, है ना। तो यहां पर आपके वेस्टर्लीज चलते हैं भाई साहब। वेस्टर्लीज जो चलते हैं, आप बताना जरा मुझे कि जो वेस्टर्लीज चलेंगे, वेस्टर्लीज सदर्न हिस्से में जब कोरियोलिस इफेक्ट लगता है तो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होते हैं या लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होते हैं, आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो भी वेस्टर्लीज चलेंगे वो हमारे वेस्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे हमें। तो हम इनको कैसे लिखेंगे यार, वेस्टर्लीज को ऐसे दिखेंगे,
ये जा रहे होंगे, ये जा रहे होंगे और ऐसे दिख जाएंगे हमारे लिए। ये सारे के सारे वेस्टर्लीज कैसे दिख रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी जाएगा और यहाँ पर मिलता है इसको क्या, पहाड़, यहाँ पर क्या मिल गया इसको, पहाड़, तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका लीवर्ड साइड। क्या बन गया भाई, ये बन गया इसका लीवर्ड साइड। और लीवर्ड साइड में कभी बारिश होएगी क्या, आप बताओ, लीवर्ड साइड में बारिश होएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, सारी बारिश जो है वो यहाँ पर इस एंडीज के आसपास रीजन्स में हो जाएगी, इधर साइड में बारिश नहीं होगी। तो लीवर्ड साइड में क्या हम लोग को डिजर्ट एरिया मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा सर, यही तो पेटागोनियन डिजर्ट है और ये कोल्ड रीजन है, लीवर्ड साइड एंडीज का है, साथ में ये वेस्टर्लीज का रीजन है, और साथ में आपको यहाँ पर पूरे के पूरे अर्जेंटीना का सबसे बड़ा डिजर्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जरा अटकामा डिजर्ट की बात करो, अटकामा डिजर्ट पे हमारे कौन से विंड्स चल रहे होंगे भाई साहब, इधर रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में आ चुके हो आप लोग। ट्रॉपिकल रीजन में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे ट्रेड विंड्स चलते हैं सर, ट्रेड विंड्स, और ट्रेड विंड्स बेसिकली ईस्टर्लीज कहलाते हैं। ये जो ईस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज, ये जब ईस्टर्लीज चल रहे होंगे सर, ईस्टर्लीज मतलब ऐसे चल रहे होंगे, है ना, ईस्टर्लीज जब ऐसे चल रहे होंगे सर, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से पानी वानी उठाते होंगे, सारा कुछ यहाँ बारिश वारिश कर देते होंगे, इधर आते आते सर पूरा डिजर्ट बना देंगे वेस्टर्न हिस्से पर अपने। और वेस्टर्न हिस्से पर लगभग ये कौन सा रीजन होगा, ये वही 30 डिग्री के आसपास का रीजन है, जहां पर अभी अभी तो हमने देखा कि ऊपर से भी क्या जा रहा था, ऊपर से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसके निचला हिस्सा 30 डिग्री के आसपास होगा, अटकामा डिजर्ट मिलेगा। अटकामा डिजर्ट जो है वो आपके यहाँ पर एक और करंट भी दिखता है हमें, ओशनिक कोल्ड करंट, कौन सी, पेरूवियन करंट, उसको एक और नाम देते हैं हम्बोल्ट करंट। पेरूवियन और हम्बोल्ट करंट की वजह से इसको और एक डेसिकेटिंग इफेक्ट मिलता है और चिलिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे ठंडे होने की वजह से और सूखा हो जाता है ये। जब ये और सूखा हो जाता है तो इसीलिए यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर ये वाली जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं अरीका। अरीका जो है ये ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ का सबसे सूखा जगह है, और अटकामा डिजर्ट को भी हम लोग ड्राइएस्ट डिजर्ट बुलाते हैं, ड्राइएस्ट डिजर्ट बुलाते हैं। ये बात क्लियर है क्या, इतनी बातें आपको याद रहेंगी, अटकामा डिजर्ट और यहाँ पेटागोनिया डिजर्ट। अगर इतनी बातें आपको याद रहेंगी तो जरा ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न में हम लोगों ने वैसे ही 4 रिवर सिस्टम का तो ऐसे ही याद कर लिया है, कौन कौन सा, ओरिनोको रिवर, अमेजन रिवर, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पैरागुए रिवर और पराना रिवर। तो पराना पैरागुए एक रिवर सिस्टम बनाती हैं, ओरिनोको और अमेजन एक रिवर सिस्टम बनाती हैं। अब यहाँ पर जरा देखते हैं, ये जो आपको मोटा मोटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है आपका क्या, अमेजन रिवर सिस्टम। हम लोग बोलते हैं कि अमेजन रिवर सिस्टम जो है वो, अगर इसके ट्रिब्यूटरीज को हम लोग पूरा देखें और बहुत ही बड़े लेवल पर देख रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब पूरे पूरे अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम जो रिवर सिस्टम का है वो किसका है भाई साहब, ये आपको मिलेगा अमेजन रिवर का। लेकिन अगर हम आपसे लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भाई साहब अपने पूरे वर्ल्ड की, आप बोलते हो सर नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये कौन से नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, नाइल के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अब यहां पर हम लोग ये भी बोलते हैं कि सर इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है इसीलिए इसका फ्लो बहुत तेज रहता है, तो हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट फ्लो अगर आपको कहीं मिल रहा है तो वो यही रिवर पर मिल रहा है। दूसरी चीज यहां पर जरा याद रखना आपको कि ये शुरुआत कहां से हो रहा है, तो यहां पर ये जो पूरा देश देख रहे हो ये कौन सा है, पेरू है। पेरू के अंदर में यहां पर एक रिवर आती है, ये रिवर, इसको बोलते हैं हम लोग मंटारो रिवर। क्या बोलते हैं भाई, मंटारो रिवर। मंटारो रिवर के नाम से, जैसे ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से थोड़ी ना ओरिजिनेट होता है ना, वो तो राक्षस ताल से कुछ और बन के आ रहा है, फिर अपने इंडिया में कुछ और नाम से घुस रहा है, फिर ब्रह्मपुत्रा का नाम ले रहा है ना। तो ऐसे ही यहां पर भी है कि जो पेरू से ओरिजिनेट करता है तो इसको हम लोग मंटारो रिवर बोलते हैं। ये जब थोड़ी दूर आगे बढ़ता है फिर यहां से अमेजन रिवर कहलाना स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहले याद रखना कि मंटारो रिवर इसका ओरिजिनेटिंग प्लेस है। दूसरी बात, इसका सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आप बात करोगे तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मदीरा है। मदीरा मतलब वो वाला मदीरा मत समझ लेना, स्पेलिंग अलग है इसकी, है ना। इसकी स्पेलिंग यहां पर लिख देता हूं मैं, इसकी स्पेलिंग है मदीरा, ठीक है, ये है मदीरा, ये है मंटारो रिवर, ये मदीरा रिवर। और ये जो पूरा अपना माउथ जो अमेजन का है, जो अमेजन का माउथ है, वो उस जगह को हम लोग बोलते हैं मकापा। क्या बोलते हैं भाई, मकापा। तो क्या ये 3M देखने को मिल रहा है, क्या 3M देखने को मिल रहा है, याद रखोगे अमेजन के लिए 3M, मंटारो, मदीरा और मकापा, याद रखोगे क्या। थोड़े डिफिकल्ट नाम है मुझे पता है, 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, मंटारो, मदीना, मकापा, ठीक है। अब यहां पर देखना जरा दूसरा, ये आपका ओरिनोको रिवर है। यहां पर एक सिस्टम है जो कि आपके पूरे के पूरे, वेनेजुएला के बाद कौन सी कंट्री थी भाई, कोलंबो। कोलंबो में आपको दिख रहा है कि एक पूरा का पूरा एक जो रिवर है कोलंबिया जो है, यहां पर आपको मिल रहा है क्या, यहां पर मैगडलेना एक रिवर सिस्टम है।
इसके बाद यहाँ पर तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था यार कि देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जैसे कि हमारे लिए पराना और पैराग्वे रिवर है। यहाँ पर आप देखते हो कोलोराडो रिवर भी है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखना कि जो ये सारे रिवर्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वैसे ऐसे ऐसे मूव करते हुए आ रहे हैं, ऐसे मूव करते आ रहे हैं, तो इन सबका माउथ कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रियो दे ला प्लाटा। क्या बोलते हैं, रियो दे ला प्लाटा। रियो दे ला प्लाटा बेसिन है इनके लिए, है ना, रिवर बेसिन है जहाँ पर ये सारा माउथ अपना लेके आते हैं सारे रिवर्स का। यहाँ पर यूरुगो के पास में आपको जो ये यूरुग्वे रिवर मिल रहा है, यूरुग्वे रिवर एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि नेविगेबल नहीं है, बाकी रिवर्स नेविगेबल है, यूरुग्वे रिवर नेविगेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रैपिड्स मिलते हैं। ये रैपिड्स क्या होते हैं सर, हमने तो पढ़ा था यार रैपिड्स, लेकिन सर अभी याद नहीं आ रहा है हमें रैपिड्स क्या होते हैं। कि जब भी रिवर फ्लो करता है, इसके रास्ते में अगर कोई पत्थर आ जाता है तो ये इसको डाक के यहाँ पर चोट पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो जो सरफेस अभी इसकी ऐसे चल रही थी, अब वो सरफेस ऐसी हो जाती है। तो ये पानी अब यहां से उछल उछल के जाएगी, अब यहां से उछल उछल के जाएगी तो फिर कहीं तोड़ेगी, तो यहां पर भी एक गड्ढा बनाएगी। तो जो इसका बेस सरफेस होता है सर, यहां पर क्या बहुत सारे रैपिड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग जब ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो गंगा रिवर में भी आपको क्या मिलेगा भाई, ऐसे ही रैपिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही रैपिड्स यहां पर भी देखने को मिलते हैं और इसीलिए नेविगेबल नहीं माना जाता है, ज्यादा ही रैपिड्स देखने को मिलते हैं। यहां पर एक सैन फ्रांसिस्को रिवर है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। अब जरा अमेजन रिवर की थोड़ी सी और बात करते हैं। हमने कुछ बातें तो ऑलरेडी कर रखी हैं, जैसे कि अमेजन रिवर पर आपको सबसे खतरनाक जंगल मिलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो घने जंगल होते हैं उनको हम लोग सलवास बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट सलवास। यहां पर हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो आपका ये मकापा जगह है, माउथ है जो इसका, यहां पर आपको बहुत बढ़िया पेट्रोलियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर इस रीजन में हम ऐसा बोलते हैं कि जब रबर प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी या फिर रबर सबसे पहले हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया था, तो वो अमेजोन के जंगलों से ही करना स्टार्ट किया था, इसलिए भी ये फेमस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ओरिनोको रिवर की बात करते हैं। ओरिनोको पे हमने पहले ही देख लिया यार कि ओरिनोको रिवर पर है हमारा विश्व का हाईएस्ट फॉल्ट, ये हाईएस्ट वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है कौन सा, एंजल वाटरफॉल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, यहां पर लानोस जो है, लानोस यहीं पर तो हमने पढ़ा था, लानोस है ना, लानोस इधर कैंपोस, तो लानोस जो रीजन है, लानोस यही वाला हिस्सा है। फिर हमने पढ़ा पराना रिवर जो है ये बेसिकली यहां पर देखो तो इनका कॉन्फ्लुएंस जो है 3 कंट्रीज पर मिलता है। ये जो पराना रिवर है, आप यहां पर 3 कंट्रीज को देखते हो, कौन कौन सी, ये है एबीपी, है ना, एबीपी जानते हो ना, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वैसे ही याद कर लो कि ये एबीपी पर आपको पराना, एक दूसरे को पराया नहीं समझने देते। ये तीनों एबीपी जो हैं सब साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो एबीपी में कौन कौन सी भाई, इधर नीचे साइड में आपको मिलेगा अर्जेंटीना, इधर साइड में आपको मिलेगा पैरागुए, और इधर साइड में आपको मिलेगा ऊपर के साइड में ब्राजील। तो ब्राजील, पैरागुए और अर्जेंटीना के कॉन्फ्लुएंस पर एक बहुत ही रिच, यहां पर आप बोल सकते हो, यहां पर एक डैम मिलता है, ये बोलते हैं साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट डैम है। इस डैम का नाम है इताइपू डैम, इताइपू डैम। ठीक है, ये तो हमारी हो गई सारे रिवर ड्रेनेज सिस्टम की बात। अब हम लोग मेजर लेक्स की बात करते हैं। यहां पर मेजर लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो हमारे सामने है वो है लेक माराकाइबो। क्या है भाई, लेक माराकाइबो। ये जो लेक माराकाइबो है, ये बेसिकली अगर आप लोग कॉर्डिलेरा की बात करोगे तो हमने पढ़ा था कि सर हमारे लिए 2 कॉर्डिलेराज होते हैं, एक होता है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और एक होता है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इन दोनों के ही बीच में हम लोग को मिलता है क्या, हम लोग को मिलता है माराकाइबो। वैसे भी एक जगह का भी नाम है, एक लेक भी है माराकाइबो। तो ये जो माराकाइबो लेक है, हम यूं बोलते हैं कि ये ना ऊपर जुड़ा हुआ है आपके अटलांटिक ओशन से, वो कैरेबियन सी से वो जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा पोर्ट बन जाता है यहाँ के लिए। और माराकाइबो जो है इस पूरे साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट लेक है ना, सबसे लार्जेस्ट लेक है। तो ये इसको हम लोग, चूंकि ये पानी जो है अंदर की तरफ आता है, पोर्ट वोर्ट बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको लगून लेक भी बुलाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लगून लेक की बात हो तो लगून का एरिया इतना बड़ा नहीं है, मतलब जो माउथ है इसका ये इतना बड़ा ओशन से कनेक्ट नहीं होता। इसका लगून सबसे बड़ा कहां मिलेगा आपको मिलेगा पेटोस लगून का। पेटोस लगून जो है वो पूरे, मतलब यूं तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ये पूरा ब्राजील वाला इलाका है, ब्राजील का सबसे बड़ा यहां पर आपको मिल रहा है, लार्जेस्ट लगून है, लगून लेक आप बोल सकते हो। एट द सेम टाइम यहां पर नीचे आ पाओ, यहां पर तो आपको ना पेरू और बोलिविया के कॉन्फ्लुएंस पर एक लेक मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेक टीटीकाका। क्या बोलते हैं भाई, टीटीकाका। ये जो लेक टीटीकाका है ये आपके लिए पूरे विश्व का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, मतलब कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि आप आराम से भाई साहब उसमें भी नाव चला सकते हो बकायदा, तो वो नेविगेबल है, नेविगेबल लेक है, लेक टीटीकाका सबसे ऊंचाई पर है। फिर इसके बाद यहां पर एक आता है लेक पुपू।
लेक पूपो, पूपू नहीं है भाई, पूपो है, लेक पूपो। ये जो लेक पूपो है, यहां पर दिक्कत आ रही है। एक्चुअल में इसका वर्ड सच में पूप से ही आता है। यहां पर जो चिड़िया पक्षी आती है ना, पक्षियों के पूप या फिर इनके वेस्ट से यहां पर बहुत ज्यादा फॉस्फेट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर आप ये भी देखोगे कि फिर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां पर इनको भी अब यहाँ पर ना पूरा ड्राई अप हो जा रहा है ये रीजन। तो इसलिए बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न यहाँ पर बनता है। ये बेसिकली आपके एल्टी प्लानो में है। एल्टी प्लानो कहाँ पर देखा था यार हमने, याद करो, एल्टी प्लानो कहाँ पढ़ा था, एल्टी प्लानो प्लेट्यू पढ़ा था। किसका नाम दिया था हम लोगों ने, बोलिविया प्लेट्यू को ही एल्टी प्लानो प्लेट्यू बोला था हमने। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेट्यू है जो कि एंडीज माउंटेन के बीच में है, इसीलिए इंटर माउंटेन प्लेट्यू बुलाते हैं इसको, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने मेजर लेक्स के बारे में कर ली। अब जरा हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, गल्फ्स और बेस को भी देख लेते हैं। देखो यहां पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात की थी। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के कई सारे हम लोग को डायस्पोरा देखने को मिलते हैं। तो बढ़िया इंडिया जैसा माहौल है वहां पर। उसके और नीचे वेनेजुएला के बीच में आप देखोगे एक गल्फ है, इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ पारिया। क्या बोलते हैं भाई, गल्फ ऑफ पारिया, पारिया बोलते हैं भाई, पारिया। इंडिया, इंडिया वाले होंगे ना, तो इंडिया से हरियाणा के लोग अगर चले गए तो उनको कुछ मिल रहा होगा, तो क्या बोले, अरे सॉरी, मेरठ के लोग जा रहे होंगे, मेरठ में ऐसा बोलते हैं ना शायद, आ रही है जा रही है, कौन बोलता है भाई, मेरठ के लोग बोलते हैं। तो वो वैसे ही समझ लो, ये क्या है, गल्फ ऑफ पारिया। और फिर नीचे आप आ जाओ सीधे, यहां पर आपको एक मिलेगा गल्फ ऑफ सैन मतियास, सैन मटियास या मतियास, कुछ भी बोलते हो। फिर इसके नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज। क्या मिलेगा भाई, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज। बस फटाफट से अंडरलाइन करते चलो, इनको कई बार पढ़ना पड़ेगा फिर याद आएंगे, वैसे इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अगर नहीं भी याद होते हैं तो टेंशन मत लेना। फिर यहां पर आप आ जाओ तो एक ही बे यहां पर हमें पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रांडे बे। क्या बोलते हैं भाई, ग्रांडे बे यहां पर बोलते हैं। अब फिर यहां पर जब नीचे आओगे आप, मैंने पहले ही आपको मैगलन स्ट्रेट, ड्रेक पैसेज ये सब बता दिया। यहां पर याद रखना कि नीचे जो हमारा सदर्न ओशियन तो है ही है, यहां पर आपको एक स्कॉटिया सी मिलता है, स्कॉटिया सी मिलता है। तो बस ये नाम रखना, याद रखना कि एक तो हम लोगों ने नोवा स्कॉटिया प्लेस पढ़ा था, कहां, ग्रैंड बैंक ऊपर, सब देखो कितना रिलेटेड है। इधर भी क्या है, ग्रांडे बे है, और नीचे क्या है, स्कॉटिया सी है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका में भी हमने पढ़ा था, क्या है भाई, ग्रैंड बैंक, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कॉटिया, एप्पल प्रोडक्शन, फिशरीज। याद आ रहा है क्या कुछ, नॉर्थ अमेरिका लास्ट लेक्चर, भैया भूलना नहीं है इतनी जल्दी आप लोग को। फिर यहां पर हम लोग आते हैं और यहां पर हम लोग को मिलता है गल्फ ऑफ पेनास, है ना, यहां मिलता है गल्फ ऑफ पेनास। और फिर थोड़ा सा ऊपर आप आते जाओगे, ऊपर आते जाओगे, देखो यहां पर लेक टिटिकाका पेरू बोलिविया के बीच में है, नहीं यही बता रहे थे हम लोग। यहां पर आपको मिलता है इक्वाडोर, इक्वाडोर। और यहां पर जब आप गैलापागोस आइलैंड के बीच की बात करते हो तो यहां पर एक गल्फ मिलता है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गुआयागुइल। बड़ा अजीब सा नाम है भाई, लेकिन देख लो अगर याद हो पाए, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है, मैं भी इतना प्रेशर नहीं दूंगा। और बाकी हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था यार, ये गल्फ ऑफ पनामा वगैरह तो हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो ये पूरा आपका गल्फ हो गया, बे हो गया, है ना, सी हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ये जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ कुछ कंट्रीज को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग फ्रेंच गुयाना की बात करते हैं। फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रेंच की एक्सटेंडेड टेरिटरी है, फ्रांस की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। यहां पर एक प्लेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरू। क्या बोलते हैं भाई, कोरू। ये कौरव नहीं है, कौरव पांडवों जैसा कोई बात नहीं है, अगर याद करना भी है तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कौरवों से रिलेट करके देख लेना कि यार कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं है हमारे कौरवों से। कौरवों से याद रखना कि भाई साहब लड़ाई वड़ाई में वो क्या करते थे, अपने तीर धनुष से तीर को ऊपर छोड़ते थे, लॉन्च कर देते थे। तो वैसे ही फ्रांस वालों ने भी यहां पर ये जो कौरो जगह है, इसको अपना लॉन्चिंग स्टेशन बना रखा है। यहां से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, लॉन्च व्हीकल्स वगैरह सब यहां पर इनके पार्क्ड होते हैं, यहीं से होता है। सीएनईएस बोलते हैं फ्रेंच स्पेस एजेंसी को, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, नासा है, वैसे ही वहां पर सीएनईएस है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला अपने आप में बहुत ही शानदार ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ऑरिनोको रिवर के आसपास भी यहां पर देखा था। प्लस यहां पर हम लोगों ने मकाबा देखा था, मकाबा जो है वहां पर भी हमने देखा, माउथ ऑफ अमेजन रिवर, वहां पर भी ऑयल प्रोडक्शन होता है। और ये वेनेजुएला जो शहर है, आप यहां पर भी आपको बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा आपके कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब यहां पर याद रखना कि वेनेजुएला के ही ऊपर ही हम लोगों ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में बात किया था। अब नेक्स्ट आओ, हम लोगों ने यहां कोलंबिया के बारे में ऑलरेडी ये बात कर लिया है। कोलंबिया के बारे में ऑलरेडी ये बात कर लिया है कि सर देखो, ऊपर के साइड में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको एक प्लेस मिलता है कार्टेजेना। क्या नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कोई बता सकता है कि सर ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है? अरे ब्राजील में से बहुत सारे प्लेस मिलेंगे आपको। ये देखो, ये है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। किससे रिलेटेड है भाई, जरा जल्दी से बता देना,
है ना। अब नीचे जब आप आओगे, नीचे आओगे तो पेरू में आपको, पेरू में लीमा वाले जगह पर या फिर बाकी जगहों पर आपको बहुत खतरनाक सोर्स ऑफ क्या मिलता है, फॉस्फेट्स मिलता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, खतरनाक सोर्स ऑफ फॉस्फेट्स मिलता है। अब यहां पर फिर नीचे आओगे, बोलीविया का जो कैपिटल है इसको बोलते हैं लापाज। क्या बोलते हैं भाई, लापाज। ये जो लापाज है ये आपके पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट कैपिटल, सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटी जो बेस्ड है वो लापाज है, सबसे ऊंचाई पर यही कैपिटल प्लेस्ड है, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर नीचे आप आ जाओ, ये सैंटियागो जो है, सैंटियागो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना वो पैसेज के बारे में, जो पैसेज था वो सैंटियागो को ही कनेक्ट कर रहा था अंदर अर्जेंटीना के किसी शहर से, तो ये हम लोगों ने बात किया था। अब यहां पर आपको वापस से एक जुड़वा चीजों की बात करनी है। अगेन जुड़वा आ गया भाई, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे जुड़वा मिलेंगे, 4 हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये 5वां और आखिरी जुड़वा की बात कर रहे हैं। ये जो जुड़वा है ये ट्रायंगल्स हैं। पहला ट्रायंगल जो है वो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। साउथ अमेरिका में आपको लिथियम ट्रायंगल्स मिलता है। लिथियम ट्रायंगल्स किनके बीच में है भाई साहब, एबीसी, एबीसी, एबीसी। कौन कौन से एबीसी हो गए भैया, अर्जेंटीना, बी से क्या हो गया बोलीविया, सी से क्या हो गया चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, एबीसी। इनके बीच का जो रीजन है ये आपको मिलेगा बहुत ही खतरनाक लिथियम रिजर्व्स। यहां पर आपको लिथियम रिजर्व्स मिलते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, आपको ना यहां पर सॉल्ट फ्लैट्स मिलते हैं, सॉल्ट फ्लैट्स, काफी सारे सॉल्ट वगैरह मिलेंगे। उसके नीचे के जो एक्विफर्स हैं वो ना बहुत ज्यादा सलाइन एक्विफर हैं, बहुत ज्यादा सलाइन एक्विफर हैं, और उन सलाइन एक्विफर में ही आपको लिथियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। लिथियम उसमें घुला हुआ रहता है। तो यहां पर ड्रिलिंग विलिंग होती है, कुएं में से उसको प्रेशराइज करते हैं, उधर से वो सॉल्ट निकालते हैं, इवोपोरेट करते हैं, फिर उसमें से लिथियम वगैरह निकालते हैं। वो जो आपका अंडरग्राउंड सलाइन एक्विफर्स है उनको ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन। यहां पर देखो कहां लिखा है भाई, ब्राइन। यही ब्राइन ही है जहां से हम लोग लिथियम रिजर्व्स को बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बोलीविया के नीचे वगैरह आप देखोगे तो आपको बढ़िया से दिखता है, तो बोलीविया की इस वाले जगह से है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, लिथियम ट्रायंगल। अब इसका जुड़वा भाई कहां है भाई, जुड़वा भाई जो है यहां पर है भाई, ये देखो, ये मिल गया हमें दूसरा जुड़वा भाई, दूसरा ट्रायंगल। ये जो दूसरा ट्रायंगल है हम लोग बोलते हैं, मान लो यहां पर है साओ पाउलो, क्या है भाई, साओ पाउलो। यहां पर क्या है भाई, रियो डे जेनेरो, ऊपर है थोड़ा सा। साओ पाउलो से आपका पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। ये जो है आपका एक और क्या है, सैंटोस। तो सैंटोस, साओ पाउलो और रियो डे जेनेरो। अब भाई साहब एक बात बताओ, रियो डे जेनेरो कुछ याद आ रहा है, 1992 रियो अर्थ समिट कहां हुआ था, यहीं पर हुआ था भाई, यहीं पर हुआ था। ये जो ट्रायंगल है इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको हम लोग बोलते हैं कॉफी ट्रायंगल। क्या बोलते हैं भाई, कॉफी ट्रायंगल। यहां पर कॉफी प्रोडक्शन बहुत खतरनाक होता है। ये जो सैंटोस जगह है ये कॉफी पोर्ट है, और ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफी पोर्ट इसको माना जाता है, सैंटोस को। इसके अलावा यहां पर अंदर के साइड जब आओगे तो आपको साओ पाउलो, इसको लिख देता हूं, कौन कौन से 3 जगह हैं, ये छोटा वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर लिख देता हूं। ये क्या है भाई आपके लिए, साओ पाउलो, साओ पाउलो ये एक जगह है, और दूसरा आपका रियो डे जेनेरो, और तीसरा है आपका सैंटोस। तो ये भी कॉफी ट्रायंगल बनाता है, इधर लिथियम ट्रायंगल, उधर कॉफी ट्रायंगल, एक और जुड़वा है ना। तो इतने जुड़वा आप लोगों ने पढ़ लिए। इसके अलावा कुछ और चीजें भी देख लो, जैसे कि ब्राजील के अंदर एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं कारियास, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कराइयास। कराइयास जो एक जगह है उसमें आयरन के माइंस देखने को बहुत शानदार तरीके से मिलते हैं, आयरन माइंस। और ये फिर से याद रखना, ये वही छोटा सा मटाग्रासो, मटाग्रासो प्लेट्यू क्या था भैया, गोल्ड और डायमंड रिजर्व। यस, गोल्ड और डायमंड रिजर्व, तो वो भी उसके नीचे ही पाया जाएगा अब। तो ये सारा रीजन जो है आपको बढ़िया से याद रखना था। अच्छा एक चीज और दे याद रखना, एक इधर एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर कंट्री पढ़ा था हम लोगों ने, कहां पर भाई, वो आपके सेंट्रल अमेरिका वाले पोर्शन में। यहां पर एक ब्राजील का सिटी है जिसका नाम है सल्वाडोर। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि सल्वाडोर और एल सल्वाडोर में क्या अंतर है ना। तो यही था पूरा, और क्या। आपके लिए एक ब्लैंक मैप मैंने दे दिया है, इसमें खूब उछल कूद करके बेटा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो यहाँ पर। और इसी के हिसाब से हमारा आज का सेशन भी समाप्ति की घोषणा करता है। आप सभी को ऑल द बेस्ट है भाई। पीपीटी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, जैसे ही वीडियो आती है उसके थोड़ी देर में मैं पीपीटी भी डाल दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा तो बहुत आया होगा यार। मज़ा तो आता ही है मैप पढ़ने में, ऐसा क्या है सर, है ना। हमेशा नहीं आता बेटा, करना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो और मज़ा आ रहा है आपको,
तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स में लिखो कि सर अब पूरा मैप हमारा एकदम बढ़िया याद हो गया, फाड़ के फेंक दिया हमने, आज अपना साउथ अमेरिका का पेज ही फाड़ दिया सर हमने, क्योंकि अब सारा चीज़ हमारे दिमाग में वैसे ही बस चुका है सर, अब टेंशन नहीं है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में। आगे भी मिलेंगे हम लोग ऐसे कई सारे मज़ेदार सेशन के साथ बहुत ही जल्द अगले मंडे और थर्सडे को। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।